अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज इस मौजू पे बात करने का दिल किया और सोचा कि आवाम की इस बारे में थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। वो है सिंपल एज़ दैट, हमारा रीजन क्या है। हमारा रीजन जिस अब विद रीजन आई एम गोइंग टू से मोस्टली अबाउट पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। और यहाँ पे मेरा फोकस मेन सेंट्रल एशिया की तरफ रहेगा। ये वो रियासतें हैं जो 1991 के बाद आज़ाद हुई थी फ्रॉम सोवियत। और ये बात याद रखी जाए कि इन रियासतों में पहले इस्लाम बहुत था। बिफोर द सोवियट्स, बोल्शेविक रेवोल्यूशन से पहले इन रियासतों में बहुत ज़्यादा इस्लाम था। मुसलमान आइडेंटिफाई भी लोग अपने आप को मुसलमान करते थे और बहुत प्रैक्टिसिंग मुसलमान भी थे, जो कि सोवियत ने आके फिर मस्जिदें तबाह की। और जिस तरह उन्होंने इस्लाम का नाम जो ख़त्म करने की कोशिश की, ऑब्वियसली दे फेल्ड मिजरेबली। लेकिन वो इस हद तक कामयाब हुए कि वो लोगों को इस्लाम से उन्होंने एक किस्म का दूर किया। इस्लाम की तालीमात उन तक पहुँचने ना दी गई। हाँ, वो लोग अभी भी मुसलमान हैं, आइडेंटिफाई भी करते हैं और फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं। पर जब माहौल ऐसा प्रोवाइड ना किया गया हो और कितने साल बीच में बीत गए हो तो मुश्किल हो जाता है। पर आफ्टर 1991 स्पेशली जो उनकी न्यू जनरेशन अभी आ रही है, यंग जनरेशन है, वो एक किस्म का रिवाइवल कर रहे हैं इस्लाम का वहाँ पे। और उस रिवाइवल के बाद तो हमें एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि जो रीजन है इसमें बहुत पोटेंशियल है। सीधी जो बात है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल में सबसे पहले आबादी है, पोटेंशियल में रिसोर्सेज हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ऑयल है, गैस है, फर्टाइल लैंड्स हैं जो आपकी ये 5 दरियाओं की है पंजाब। उसके अलावा ऊपर स्टेप पे थोड़ा ऊपर और भी फर्टाइल लैंड्स हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें एक फ़ैसला लेना पड़ेगा एज अ स्टेट भी, और एज अ कौम भी हमें फ़ैसला लेना पड़ेगा किस तरह हमने बीच में जो दीवारें खड़ी की गई हैं, चाहे वो खुद से हों या बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में भी काम करते हैं अगेंस्ट दिस के। ये चीज़ जो कि बेसिकली यू कैन से, मैं अब नाम नहीं लूँ, किसी और के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और चाहते नहीं है कि इस रीजन को डेवलप किया जाए जो उसमें पोटेंशियल है। नंबर 1। नंबर 2, जो बाहर की फोर्सेस काम कर रही हैं इस टाइम, जो पहले हमेशा आपके वेस्ट ने काम किया है, इसमें अमेरिका है, स्पेशली आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ सोवियत, जो अमेरिका ने एक किस्म का इम्पीरियलिज्म, न्यू इम्पीरियलिज्म का नंगा नाच नाचा है कुछ टाइम के। उसमें कोई अपोजिशन नहीं। एक ज़माने में हम ये कहते थे कि बिफोर कोलैप्स ऑफ सोवियत एक 2 ब्लॉक्स थे ना, एक कोल्ड वॉर में 2 ब्लॉक्स थे। तो फॉर एग्जांपल किसी जगह पे आपका वेस्ट का ब्लॉक अगर एक हद से आगे जाता था तो उसको काउंटर चेक करता था सोवियत ब्लॉक। फिर किसी जगह का सोवियत ब्लॉक एक हद से आगे जाता था, चाहे इन्फ्लुएंस हो, चाहे फॉर एग्जांपल अफगान वॉर की देख लें, सोवियत अंदर आ गया अफगानिस्तान में, जो कि गलत फैसला था, बिल्कुल गलत फैसला था, कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। उसको फिर चेक किया अमेरिका ने, हमें वेपन्स प्रोवाइड किए, पैसे प्रोवाइड किए, सऊदीया ने प्रोवाइड किए, वो सब स्टोरी आपको पता है। लेकिन 91 के बाद कुछ दौर ऐसा बीच में आया जिसमें कोई पूछने वाला नहीं था अमेरिका को। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपको मिलती है मेरे ख्याल से गल्फ़ वॉर भी, जब सद्दाम हुसैन आया, इधर आया, उसको लेवर इन किया गया कि आओ कुवैत पे हमला करो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। और जब उसने किया तो फिर आपको पता है जो पूरा एक सबसे बड़ी आज तक की एक इत्तेहाद बनाया गया, जिसमें क्या मुसलमान क्या गैर मुस्लिम हर कोई शामिल हुआ। और उसने जो हुआ 100 आवर्स जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री में, वो आप जाकर पढ़ लें, उसके बारे में देख लें, उसके बारे में बात कर लेंगे इंशाल्लाह आगे, आप सबके सामने होगा वो। अच्छा, फिर अगली बात आती है 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान पे हमला, जिसमें कोई अफ़गानी इन्वॉल्व नहीं था उस हमले में, लेकिन अफ़गानिस्तान में हमला किया गया, नंबर 1। नंबर 2, इराक़ वाला, इराक़ जो जंग थी वो इंतहाई जुल्म किया गया वहाँ पे मौजूद मुसलमानों पे। ठीक है, मुसलमानों पे, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, कुछ भी नहीं देखा गया। वो आपकी मस्जिदें हों, चाहे हमारे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु के वहाँ पे मज़ारात हो, किसी चीज़ के बारे में कोई रहम नहीं किया गया। और मुसलमान मुल्क उस वक्त, उस टाइम पे 2001 से लेकर 2010, 12, 15 तक मिजरेबली फेल हुए, चाहे वो अरबी हों, चाहे वो अजमी हों, चाहे किसी कोने से बिलोंग करते हों। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हम कहें कि हल्की सी रेजिस्टेंस प्रोवाइड की गई हो अमेरिका को, बल्कि सपोर्ट प्रोवाइड की गई। आपके सामने मुशर्रफ ने बेसिस दी और उस पर हमें आज तक हमें तनकीद करते रहेंगे, और जब जहाँ मौका मिलेगा इसके अलावा बात उठाएंगे कि वो जो यू टर्न लिया गया था वो गलत था, और उसने हमारे मुल्क के साथ जो किया वो आज आप बॉर्डर पे भी देख रहे हैं अफगानिस्तान के जो आज हालात हैं केपी में, और वो बलूचिस्तान में भी देख रहे हैं। उसका बहुत बड़ा जो सहरा जाता है, अवार्ड जाता है, अगर अवार्ड उसको कहते हैं, वो मुशर्रफ को ही जाता है। अब बात यह है कि उस ज़माने में जिस तरह एक डर था अमेरिका का, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री माइट, वो ख़त्म हो गया।
और उसकी रीज़न अगेन ये है कि एक और साथ ताकत खड़ी होगी मुकाबले में, दैट इज़ यू ऑल नो चाइना और ऑब्वियसली रशिया इज़ वेल इन सम एक्सटेंट। तो जब भी एक नई पावर खड़ी होती है तो जो पहला एक जगह का इलाके का चौधरी खड़ा होता है उसकी कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस कम होता है, कहीं ना कहीं से उसको छोटे लोग भी ज़रा आंखें दिखाने लग जाते हैं। तो वो टाइम आ चुका है। पहले हम डरते थे, हमने ईरान गैस पाइपलाइन की मिसाल देता हूँ आपको, 2009 में पहला मुआहदा हुआ था, मुझे याद पड़ता है। और बिल्कुल एंड पीपल्स पार्टी के आखिरी दौर में इस तरफ इफ्तिदा करने की कोशिश की 2013 में कि ये पाकिस्तान से आगे, क्योंकि वो कहते थे 2013-14 तक उन्होंने बॉर्डर करीब तक वहाँ पे आगे थे ईरान से, और आगे उन्होंने बनाना था गवादर लेके जाना था नीचे, और ऊपर लेके जाना था पंजाब पाकिस्तान हर जगह लेके जाना था। और एक दिन में उस एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट में आई थिंक 950 मिलियन क्यूबिक गैस जो थी पर डे आनी थी। पर वो प्रोजेक्ट हमने उस वक्त अमेरिका के प्रेशर में आके, उस वक्त की जो अमेरिकन कौन था वहाँ प्रेसिडेंट था, हिलरी क्लिंटन होती थी, उससे पहले कोंडोलीज़ा राइस हो गई, और कॉलिन पाउल भी रहा था एक ज़माने में इनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फिर इनका वाइस प्रेसिडेंट था डिक चेनी वगैरह। ये सब इन सब उस वक्त ज़माने में बड़े समझे जाते थे ना ये लोग कि क्या मतलब इनकी क्या पावर है, और ये कॉल कर दें तो सब डर जाते थे। और मुशर्रफ ने भी कहा, उसको पता नहीं मुझे याद नहीं किसने कहा था कि पाकिस्तान को पत्थर का बना देंगे, ये हो जाएगा, फलां डम कर देंगे डुमका। उस वक्त में तो अमेरिका देखता नहीं था किसी को सीधे मुंह से भी कि क्या हमने करना है। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कोई जुल्म के वो कहते हैं काले बादल झटते गए, और अब थोड़ी बेहतरी सेंस में ये कि अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम स्पेशली आफ्टर 8-9 में जो हुआ है ऑपरेशन बनियाना महसूस और मार्के हक के बाद, हम इस पोजीशन में खड़े हैं कि अब हमारे पास कुछ लेवरेजेस हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसलिए मैंने ये आज इस पर बात करने की मैंने कोशिश की और लोगों को समझाने की कोशिश की है कि इस मौके को हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। और इस दुनिया में पोस्टरिंग हो रही है, दुनिया में चाइना के साथ पोस्टरिंग हो रही है, रशिया के साथ पोस्टरिंग हो रही है, अमेरिका के साथ हो रही है, कुछ मुल्क हो रहे हैं, वेनेजुएला वाला मसला चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की स्टेट की बात करें, यस स्टेट अपरेटस भी इस पर काम कर रहा है, और ठीक है उन्होंने बहुत हद तक अच्छा फॉरेन पॉलिसी चलाई है, लेकिन हम अभी तक उस लेवल पे हम नहीं पहुंचे कि हमें इकोनॉमिक वायबिलिटी उस चीज़ में नज़र है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, बहुत अच्छा है, लोग मुल्क हमारे बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, पर जब तक इकोनॉमिक वायबिलिटी, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ एनर्जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला एनर्जी है। पाकिस्तान में गैस, आजकल आपके सामने गैस घरों में नहीं है, गैस इंडस्ट्री को नहीं मिलती, आपका तेल इतना महंगा है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, आपकी बिजली सस्ती नहीं आपसे हो रही। आप जितनी भी चाइनीज़ कंपनियां हम कहते हैं गाड़ियाँ आ रही हैं ये, लेकिन प्राइस सेट ब्रैकेट वो ऊपर ही है उनका, क्योंकि एनर्जी बहुत महंगी है, वो नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं होता अगर एनर्जी जब तक महंगी रहेगी, इस प्राइस पर रहेगी जो आप LNG इंपोर्ट कर रहे हैं अरब मुल्कों से। और जब आप अरब मुल्कों से LNG इंपोर्ट करते हैं, उनको भी पता कि आप उनके ओनली सोर्स हैं, तो जब व्हेन यू आर देयर ओनली सोर्स, तो वो वहाँ से भी आपकी लेवरेज ख़त्म होती है, सीधी जो बात है। तो ईरान से गैस, तेल, तुर्कमेनिस्तान वो उसमें बहुत गैस है, और उसमें एक ज़माने में, अब तो इंडिया तो ऑब्वियसली नहीं शामिल होगा, टापी जो गैस का सिस्टम था, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये एक इसका सोर्स होना था। और वो ख्वाब जो था वो शर्मिंदा ताबीर अभी तक तो नहीं हो सका, अभी तक तो ईरान वाला भी नहीं हो सका। ईरान ने हम पे फिर इंटरनेशनल कोर्ट में जाके, चूँकि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी, तो उन्होंने हमें केस किया था, और 18 बिलियन डॉलर्स उन्होंने कहा था कि ये हमें पाकिस्तान दे। पिछले टाइम हालात अच्छे हुए हैं पाकिस्तान ईरान के, तो इतना वो मामला भी आगे नहीं बढ़ा, पर ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आपको लेना ही पड़ेगा, आपको ईरान से गैस लेनी पड़ेगी, आपको तुर्कमेनिस्तान से लेनी पड़ेगी, उज़्बेकिस्तान से लेनी पड़ेगी। क्योंकि उसके बगैर आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आप जो मर्ज़ी कर रहे हैं, आपको मुल्क कहाँ ठीक है स्टेबल हो जाएगा, इसी तरह है जिस तरह रहेगा, लेकिन अगर तरक्की करवानी है इस मुल्क को, तो एनर्जी आपको लेनी पड़ेगी, रीजनल एनर्जी रीजन से लेनी पड़ेगी। और उसमें मुसलमान मुल्क हैं आपके 90% सब की, आई थिंक एक में उनमें से कज़ाकिस्तान की थोड़ी सी कम पॉपुलेशन, बाकी सब 90% प्लस आबादी वाले मुल्क हैं, मुसलमान आबादी। और उसका एक सबसे बड़ा आपका ला इलाहा इल्लल्लाह का कनेक्शन जो है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा उनसे। इसके लिए आप अपने उलमा को इस्तेमाल करें, आम लोगों को इस्तेमाल करें, कल्चरल सेंटर्स बनाएं, इधर बनाएं उधर बनाएं, मार्केट्स बनाएं, प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करें, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस करवाएं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स करवाएं, ताकि एक दूसरे कल्चर को समझें। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी मीडिया हो गया, जिसमें आपका सोशल मीडिया के चैनल्स हो गए, प्रिंट मीडिया हो गया,
लेगेसी मीडिया, और सबसे बड़ी बात आपकी इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, इन दो के ज़रिए आप अगर करा सकें कनेक्शन बिटवीन ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड पाकिस्तान, और अफगानिस्तान, ईरान, तो इससे बेहतर क्या है, क्योंकि ये जो रीजन है यही आपको बचाएगा। इसके अलावा अगर आप उम्मीद लगाए बैठें टर्की से, या उम्मीद लगाए बैठें अरबियों से, या उम्मीद लगाए बैठें अमेरिका से, किसी और से, हाँ सपोर्ट मिलेगी आपको वक्ती तौर पर, लेकिन जो उठान होगी वो नहीं हो सकेगी, तरक्की नहीं हो सकेगी। और मुझे भी लगता है, हालांकि मैं नवाज शरीफ का सपोर्टर या वोटर नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी लगता है कि 90s में जब नवाज शरीफ ने मोटरवे का प्रोजेक्ट, उसको ब्रेन चाइल्ड था बेसिकली, तो सोच थी कि इस्लामाबाद टू लाहौर एक तरफ होगी एक बाउंड्री, और दूसरी बाउंड्री जाएगी आगे लंडी कोतल से आगे अफगानिस्तान से ऊपर ताजिकिस्तान, और लाहौर से आगे फिर इंडिया को कनेक्ट करेगी, और ये एक पाकिस्तान राहदारी का एक जगह बनेगी, और आपके ट्रांजिट ट्रेड के पैसे, और आपके फिर नीचे गवादर और कराची पोर्ट का यूज़ करेंगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स, उसको अफगानिस्तान यूज़ करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शक होता है कि नवाज शरीफ को बहुत बड़ी रीज़न थी कि नवाज शरीफ को हटाया गया, पहले हटाया गया तो दूसरी हुकूमत भी गिराई गई। वो एक जो उसका प्रोजेक्ट था, जो आज शायद अब तो ख़त्म ही हो गया, अब तो कभी मैंने नहीं सुना इसके बारे में, लेकिन एक ज़माने में ये बहुत बड़ी सोच थी नवाज शरीफ की, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ के साथ जो हुआ, और उसलिए गलत हुआ, लेकिन जो हुआ उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी। अब तो 80s 90s वाली सऊदी ईरान प्रॉक्सी जो थी, इनकी एक आपस में टसल थी, एक कोल्ड वॉर थी, या प्रॉक्सी वॉर कह लें, वो भी अब ख़त्म होगी। अब उसके भी हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, चूँकि दोनों तरफ से अब ज़रा टेम्परेचर कम किया गया है, और हाथ मिलाया गया है, बातचीत की गई है। तो ये मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान के लिए एज अ रीजन, क्योंकि हमें अगेन डिप्लोमेटिकली बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था कि विच साइड चूज़, उस हवाले से ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग फॉर अस कि अब हमारे पास लेवरेज है कि हम ईरान से बात करें, और पाइपलाइन का जो ख्वाब है उसको पूरा करें, और हमारे अपने एनर्जी के मसले, इंडस्ट्री के मसले, बिजली बिलों के मसले वो सॉल्व करें। तो ये तो हो गया कि रीजनली हमने कैसे डील करना है। हाँ, इसमें ऑब्वियसली इवन आप इंडिया को, हमारी इंडिया से ऐसा वो लड़ाई नहीं है जो इंडिया ने हमसे की हुई है इस टाइम पे कसूरवार तो इंडिया, एक्सट्रीमिज्म इंडिया में इस टाइम उनका बच्चा जो RSS BJP ने तैयार किया, वो किस लिए तैयार किया? वो एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तानी, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट में तैयार किया। जबकि पाकिस्तान की बात कीजिए, पाकिस्तान में ऐसा कोई सेंटिमेंट नज़र नहीं आता कि हम ये कर देंगे तो फलां कर देंगे, बात नहीं करेंगे तो ये नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान को चाहिए ऑब्वियसली इरादारी के तौर पर, स्पेशली फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान, वहाँ से काम करें और इंडिया से ताल्लुकात अच्छे बढ़ाएं, ट्रेड बढ़ाएं। कोई इसमें नज़र नहीं आता मज़ाइका वाली बात के कोई ऐसा हो जाएगा तो वो हो जाएगा। पर मसला सीधी सी बात है, पिछले 10-15 सालों से इंडियन साइड से ही मसला है, और वही हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। सो अगर नहीं करते तो केयर्स। अच्छा, इसमें अब जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है इस टाइम पे, वो आ रहा है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान हमेशा से आपको पता है, जब से ज़ार्स थे, और जब ज़ार इधर आपके ऑक्सस रिवर जिसको कहते हैं, उसको अम्मू दरिया, यहाँ तक आ गए थे इनकी, इन्होंने खानेट्स पे कब्ज़ा कर लिए थे ज़ार ने, जो कि एक बहुत ही इम्पीरियलिज्म की दास्तान, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें उसमें डिफरेंट किताबें हैं, लेकिन उसमें मैंने एक पढ़ी थी, क्रूसेड एंड जिहाद, द फाइट बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड द मुस्लिम वर्ल्ड, ये किताब थी। इसमें बहुत अच्छा, विलियम पॉल्क था मेरे ख्याल ऑथर का नाम, उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था किस तरह रशिया ने जो कब्ज़ा किया पूरे खानेट्स पे, और जहाँ तक आए अम्मू दरिया तक आए। तो उसके बाद ब्रिटिश आ गए। उसके बाद उन्होंने एक डील की कि इसको एक बफर स्टेट के तौर पर बनाया जाएगा, और उधर से मुसलमानों को उधर कर दिया जाएगा सेंट्रल एशिया के, और यहाँ वाले सबकॉन्टिनेंट के मुसलमानों को आपस में मिलने नहीं दिया जाएगा। बीच में एक बफर स्टेट के तौर पर अफगानिस्तान को यूज़ किया। और जब भी अफगानिस्तान आना चाह इस तरफ कि वो मिल जाए, जम हो जाए इस तरह के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिमूविंग बॉर्डर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट के लोग आपस में इस लेवल पे आके मिल जाएं, स्टेट्स आपस में इस लेवल पे आके मिलेंगे, ट्रेड करें, सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान ट्रेड करे, अफगानिस्तान ट्रेड करे, और अफगानिस्तान इवन पाकिस्तान से उस लेवल पे आके बात करे। ऐसा हो नहीं सका आज तक, क्योंकि अभी भी बहुत सी ताकतें जो हैं, जिसको हम आलमी इस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं, डीप स्टेट कह सकते हैं, वो नहीं चाहती कि अफगानिस्तान की जो किस्म की जो उन्होंने दीवार क्रिएट की है, और दीवार क्या, इंस्टेबिलिटी की दीवार, बस आपने अफगानिस्तान को अनस्टेबल रखना है। दे डोंट केयर उसमें तालिबान हो या नॉर्दर्न अलायंस वाले हो या हज़ारा हो, कुछ भी हो, उन्होंने बस सोच ये है इसके पीछे कि अफगानिस्तान को अनस्टेबल रखना है। अफगानिस्तान अनस्टेबल रहेगा इस रीजन में तो ऑब्वियसली ईरान पाकिस्तान की ट्रेड भी नहीं हो सकेगी, सीधी जो बात है।
और सेंट्रल एशिया तो बिल्कुल गेम से आउट हो गया, क्योंकि कनेक्शन ही कोई नहीं है अफगानिस्तान के अलावा इस रीजन में और सेंट्रल एशिया में। और सेंट्रल एशिया के मुसलमान भी फ़ारसी बोलते हैं, स्पेशली ऑफ ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के लोग। और वहाँ पे आपको पता है अल्लामा इकबाल को बड़ा पसंद किया जाता है, क्योंकि अल्लामा इकबाल की मेन शायरी फ़ारसी शायरी है। तो अब हमारा काम है ये जो बॉर्डर की मसाइल हैं, ये चाहे वो BLF वाले मसाइल, TTP वाले मसाइल हैं, इनको हल करना हमारी स्टेट का काम है। और जिस दिन ये मसाइल हल हो गए ना, जिस दिन ये मसाइल हल हो गए, उस दिन सीधी बात है इस रीजन ने एक ऐसा रीजन बनना है कि जो जहाँ पे एनर्जी के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे ओवरऑल, जहाँ पे फूड सिक्योरिटी के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, और जहाँ पे पॉपुलेशन तो आपके सामने अच्छी खासी है यहाँ पे, तो वाली टेंशन भी नहीं होगी कि आप पॉपुलेशन को खिलाएंगे कैसे और पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे। बहुत से मसाइल हल होंगे। और अगर हम देखा जाए इंडिविजुअली, अगर आप बात करते हैं कि जी पाकिस्तान कि ड्यूरन लाइन भी पक्की हो और ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे भी बंदा ना गुजर सके, इंडिया वाला तो पता ही है, पीछे चाइना रह गया, हाँ वहाँ से थोड़ी बहुत ट्रेड हो जाए, थोड़ी बहुत हो भी, थोड़ी बहुत क्यों, क्योंकि CPEC जो असली वॉल्यूम थी उसके करीब नहीं आ सका। चाहे आपने SIFC बना ली, कुछ भी कर लिया, आप फेल हो गए बिल्कुल CPEC को आप चलाने में। क्यों? अगेन वही वाली बात, इस बलूचिस्तान में स्टेबिलिटी वही ताकतें जाती हैं कि ये वाला रीजन भी जो है पाकिस्तान और इवन ईरान भी चाइना से ना हो, क्लोज ना हो। और आप देखें अभी पिछले दिनों 2 हमले हुए हैं ताजिकिस्तान में चाइनीज़ के ऊपर, और वो आई डोंट नो किसी भी कोई तंजीम है, मुझे नहीं पता कोई भी हज़ारों तंजीमें काम कर रही हैं, किसी ने कराए हैं वो हमले। और वो भी यही रीज़न है कि अगेन चाइना जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफगानिस्तान में, चाइना जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताजिकिस्तान में और अदर सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, वो कम हो, ठीक है, वो पीछे हटें। और अगेन ये एक बफर जो स्टेट है वो एक बफर स्टेट रहे हमेशा के लिए ड्यू टू इंस्टेबिलिटी, और ये रीजन यूनाइट ना हो सके। तो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स एंड चाइना, इन्होंने मिलकर फ़ैसला करना है कि हमने अफगानिस्तान के मसले को कैसे हल करना है। कि जंग तो चलती रहेगी 10 साल, 15 साल, 20 साल चलती रहेगी, तो नेवर एंडिंग वॉर है। इसमें क्या है, इसमें असला उनको मिल जाता है, आज उनको हिंदू मिल गए हैं, आज उनको इंडियंस मिल गए हैं, इजीली वो उनको अब पैसे दे रहे हैं, असला दे रहे हैं, और वो उनके साथ मिल गए हैं, जो कि बड़ी एक अजीब बात है, हैरानकुन बात है हमारे लिए भी, क्या हो रहा है। लेकिन कल कोई और उनको मिल जाएगा, असला दे देगा, कल कोई और तालिबान की जगह कोई और फोर्स आ जाएगी, आपको इसका डिसीजन लेना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे, मिल के बैठ के। अगर मैं मतलब बता रहा हूँ आपको, ये फैसला हुआ और चाइना सबसे बड़ा बिग प्लेयर चाइना ही है, उसने किसी तरह इस रीजन को यूनाइट करने में वो कामयाब हो गया, चाहे उसमें उसका अपना ज़्यादा फ़ायदा हो, इसलिए चाइना की इन्वेस्टमेंट बहुत आएगी जब इस रीजन में कोई मिल के कोई इस तरह का ब्लॉक, आई डोंट मीन लाइक यूरोपियन यूनियन ब्लॉक की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दूर का ख्वाब है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि आपका एक ट्रांजिट ट्रेड का रूट इस्टेब्लिश हो जाए, आप जो शिप के ज़रिए गैस को कन्वर्ट करते हो लिक्विड में, फिर उसको लेके आते हो अपने शोर्स पे, उसको फिर कन्वर्ट करते हो गैस में और लोगों को देते हो, इंडस्ट्री को देते हो, वो चीज़ ख़त्म हो जाए, डायरेक्ट गैस पाइपों में आए। इसमें लोगों को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ और लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि वो लोकल लेवल पे और उस लेवल पे अपने प्रेशराइज इस तरह कर सकते हैं कि वो बात करके इस बारे में, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो लेगेसी मीडिया हो, उस पर कि इस पे काम कीजिए, यही मौका है, इसके बाद आगे नहीं पता क्या होगा, मौका मिलता है नहीं मिलता, यही टाइम है, आपकी हर तरफ हालात अच्छे हैं, आपकी डिप्लोमेटिक गुडविल है पूरी दुनिया में, ये टाइम है कि आप ये अफगानिस्तान का जो एक बफर वाला जो रोल है उसको ख़त्म करें, विद हेल्प ऑफ चाइना, विद हेल्प ऑफ ईरान, विद हेल्प ऑफ सेंट्रल एशिया। अभी किर्गिस्तान का सदर आया हुआ था, आई होप इसमें कोई ब्रेक थ्रू इस हवाले से हुआ हो। बस वो जो टोपी ड्रामा होता है कि क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से, हम जी MOU साइन कर रहे हैं, बस वो ना हुआ हो, बात MOU से आगे गई हो, प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ गई है, क्योंकि इसके बगैर जो हुकूमत आ जाए, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे इमरान खान, कोई भी हो, कुछ भी नहीं कर सकते। आइसोलेटेड मुल्कों ने कभी तरक्की की नहीं है, ये नेचर के लॉ के खिलाफ है, ये चीज़ कैसे हो सकता है। बॉर्डर्स नेचर में बॉर्डर सिंपल एज दैट, नेचर में बॉर्डर्स एग्जिस्ट नहीं करते, और अगर आप इन बॉर्डर्स को एक खारदार तारे लगा दोगे चारों तरफ, तो आप कामयाब नहीं हो सकते, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये बात समझाने वाली है लोगों को, और ये जो हार्ड लाइनर्स होते हैं, जो हार्ड स्टेट को प्रमोट करते हैं, उनको ये बात समझाने वाली है कि मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक आप एटलीस्ट पूरी रीजन को, अगर हम देखें, जो नेशनल बाउंड्री है उस पर काम नहीं करता। तो यही थी आज की बहस, कह लें आज का रोना,
कि तरक्की के लिए करना पड़ेगा। हाँ, गवर्नेंस के मसाइल पाकिस्तान के होंगे, करप्शन, रिश्वतखोरी, सब कुछ होगा, लेकिन कितने पैसे होते हैं पाकिस्तान में जो हम कह लें कि हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ना भी हो रिश्वतखोरी, करप्शन ना भी हो, तो कितने पैसे हैं हमारे पास, कितना हम कर्जा देते हैं, कितना हम इंटरेस्ट देते हैं। तो हमारा तो आधा से ज़्यादा बजट तो इंटरेस्ट में जा रहा है इस टाइम पे, जो कि बहुत हैरानकुन बात है हमारे लिए। और इसको ख़त्म करने, इसका ये एक नेवर एंडिंग ट्रैप। अगर आप समझते हैं कि आप जिस तरह चल रहा है आज मुल्क, इस तरह चला चला के इसको हम करप्शन कंट्रोल करके, टैक्स बढ़ा के, फलां करके, ढिमका करके, जो ट्रैप है, डेप ट्रैप है IMF का, उससे निकल सकते हैं, तो ये आपकी सोच है। पहले भी आप मुशर्रफ दौर में अगर आप डेप ट्रैप से निकले थे तो वो क्यों निकले थे? आपके पास पैसे आ रहे थे बाहर से, आपको वॉर ऑन टेरर पे अमेरिका बहुत पैसे दे रहा था, तभी आप उससे निकले थे। अभी कोई पैसे नहीं आएंगे, ना फ्यूचर में कोई आने का चांस है। तो अगर इससे निकलना है तो इस रीजन को डेवलप करना है, रीजन को डेवलप करना है। तो देखते हैं हमारा ये सोच, हमारा ख्वाब का क्या बनता है। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।